शुरू करेंगे हम गैसियस स्टेट। और बेटा गैस को ठीक से समझने और पढ़ने के लिए, वैसे तो आपने सबने सुना होगा बेटा गैस के जो बातें होती हैं, पार्टिकल दूर दूर हैं, वॉल्यूम, ये सब कहानी, उनको बेटा ठीक से पढ़ने समझने के लिए यहाँ पे कुछ गैस से रिलेटेड लॉज हैं, उनको बोलते हैं हम गैसियस लॉज। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ना इसमें गैस से रिलेटेड लॉज कौन कौन से हैं। तो गैसियस लॉज, तो इस कैटेगरी में बच्चों पहला लॉ है आपका बॉयल्स लॉ। ये बेटा साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट बॉयल, जिसने इस लॉ को दिया, इसलिए इसको बोल देते बेटा बॉयल्स लॉ। तो किसने बताया इसको? रॉबर्ट बॉयल ने। जैसे एक था ना लंदन और डिस्पर्सन फोर्स, फ्रिज लंदन ने दिया, गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। आप इस साइंटिस्ट को बेटा एक मिनट के लिए होल्ड भी कर दो तो इसका लाभ खुद भी समझ सकते हो। देखो आपके पास बेटा कोई गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उनका वॉल्यूम मान लो बेटा मैंने हाथ किया यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना वॉल्यूम है, इस हाथ से शुरू होकर यहाँ तक है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, इस गैस पे प्रेशर को इंक्रीज किया, ऐसे प्रेशर बढ़ा दिया, तो क्या होंगे, गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, जो वॉल्यूम इतना था बेटा पहले से घट के कम हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? अब ये मान लो इतना वॉल्यूम है बेटा, अब मैंने प्रेशर ना इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज कर दिया, घटा दिया, तो प्रेशर इन पर से हट गया बेटा, तो क्या होंगे, वापस फैल जाएंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर गैस के ऊपर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, और बेटा प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम वापस इंक्रीज हो जाएगा। आया कुछ समझ? शर्त क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। आप कहेंगे सर टेम्परेचर को क्यों कांस्टेंट रखना है? मान लो गैस है, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस के मॉलिक्यूल को बेटा टेम्परेचर से एनर्जी मिल जाएगी ना, गर्म करने से हीट मिल जाएगी, वो क्या होंगे, भागने शुरू हो जाएंगे, इधर उधर पक्का भागेंगे। तो आप उसमें बेटा प्रेशर का रोल तो नहीं समझ पाएंगे ना, आप चाहे प्रेशर लगाते रहो भागने। तो अगर टी कांस्टेंट हो बेटा, तो बॉयल्स ने ये कहा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैथ की भाषा होगी ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा बेटा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम वापस क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही बॉयल्स लॉ है। आई डेफिनेशन समझ? तो लिखते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन, क्या बोला मैंने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, नहीं तो वो अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगा। वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के, टू इट्स प्रेशर, जितना उस पर प्रेशर लगता है। तो बच्चों इसको मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, वो बता देते हैं आपको मैथमेटिकली ऐसे। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा प्रेशर, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, इस पे कांस्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर। तो एक बार बच्चों इसको समझते हैं और इस इक्वेशन को क्या है, ये समझ आएगा ना बेटा, मैथ वाला साइन है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जैसे आप मैथ में करते होंगे बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आ जाएगा, और इक्वल टू के लिए बेटा एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो बेटा इक्वल टू आया, और इक्वल टू आने के लिए क्या लगाया, इसके नाम का कांस्टेंट। तो आपसे कोई पूछे K क्या है, तो K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। K किसको डिनोट करेगा बेटा, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और समझते बेटा इसको इकट्ठा, फिर थोड़ा मान लो बेटा फॉर्मूले को बदलता हूं मैं, P को लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, ये PV इक्वल टू K लिख सकते हैं बेटा, K कांस्टेंट है,
या बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं ना, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्या कहा मैंने, के बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्स्टेंट है, तो मैंने इसकी जगह यहाँ कॉन्स्टेंट लिख दिया। कहोगे सर इससे क्या प्रूफ करना आपने, बेटा इससे प्रूफ करना है बॉयल्स लॉ की एक और डेफिनेशन। क्या एक और डेफिनेशन बता सकते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रोडक्ट मतलब बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद प्रेशर और वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। कौन सी कंडीशन में बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ आया, बॉयल्स लॉ की एक और डेफिनेशन क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद प्रेशर और वॉल्यूम को क्या आएगा बेटा, वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक डेफिनेशन और बन सकती है ना बच्चों, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक और डेफिनेशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्या रहता है इनका, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। तो बेटा अभी ये बना ना, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन लिखने के बाद ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को बच्चों क्या करते हैं और बदल करते हैं थोड़ा। अब इसका मतलब है बेटा पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। ये कब तक कांस्टेंट है बेटा, जब तक क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी तक ना। अगर हम टेम्परेचर को बदल देंगे बेटा तो क्या होगा, ये बदल जाएगा। ठीक है, तो अपनी तरफ से एक चीज मान के चलते बेटा, मान लिया कि टेम्परेचर क्या है, T1 है, तो बेटा यहां से बोल सकते हैं तब P1 V1 प्रेशर क्या होगा। देखो टेम्परेचर अगर T1 होगा बेटा तो हमने मान लिया कि प्रेशर क्या है, P1 है, वॉल्यूम क्या है बेटा, V1 है, होगा कुल मिला के क्या, ये कांस्टेंट होगा। क्योंकि आपने क्या बोला बेटा, टेम्परेचर T1 ही है ना, इसमें तो नहीं कह रहा ये T2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा, T4 हो जाएगा। ये कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू क्या मानी बेटा, T1, तो प्रेशर क्या हो गया, P1, वॉल्यूम क्या हो गया, V1। अगर बेटा मैं इसको बदल दूंगा तो ये भी बदल जाएंगे, अगली बार बदल देते हैं। अगर हमने टेम्परेचर को बदल के बेटा क्या कर दिया, T2 कर दिया, तो बच्चों प्रेशर भी बदल के क्या हो जाएगा। देखो बेटा अगर टेम्परेचर T2 कर दिया तो ये क्या होगा, बदलेगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, P2, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, V2। किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये मान लिया बच्चों इक्वेशन आ गई 2। इन दोनों में कोई डाउट हो किसी बच्चे को, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे बेटा, यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोल देंगे मैथ की, उसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, P1 V1 ये इक्वल है बेटा राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो क्या बोल देंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो ऐसा ऐसा एक फॉर्मूला आ जाएगा। अभी इस फॉर्मूले के ऊपर एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, भाई कहाँ अप्लाई हो सकता है, बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला है। जैसे मान लो बेटा एक क्वेश्चन है, क्या है, ए वेसल हैज वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम है एट 20 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे। एटमॉस्फेयर बेटा प्रेशर की यूनिट है, ये पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, कई बच्चों ने पढ़ लिया होगा, जिसने नहीं पढ़ा मैं पढ़ाऊंगा इसको। एट 20 एटमॉस्फेयर इज कितना बेटा, 200 ml है। ए वेसल हैज वॉल्यूम ऑफ गैस एट 20 एटमॉस्फेयर इज 200 ml। और कितने डिग्री के टेम्परेचर बेटा, एट 10 डिग्री सेल्सियस। अगली बात जोड़ता है बेटा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम क्या करो, फाइंड करो, वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रखना है बेटा, सेम रखना है। एंड प्रेशर ऑफ, प्रेशर इसने बदल दिया, कितना किया प्रेशर, 5 एटमॉस्फेयर। स्टेटमेंट में दोबारा पढ़ देता बेटा, कोई वेसल है, कोई बर्तन है, उसमें गैस को भरा है, कितने एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे, 20, कितना वॉल्यूम भरा है, 200 ml, कितने टेम्परेचर पे लिया बेटा, 10 डिग्री पे। कहता है कि अगर प्रेशर को चेंज करके 5 कर दें, टेम्परेचर वही रखा है, अगर प्रेशर बेटा चेंज हो गया, कितना हो गया, पहले तो देखो पहले प्रेशर था 20, अब चेंज हो गया, कितना आ गया बेटा, 5 आ गया है।
टेम्परेचर सेम है तो नया वॉल्यूम क्या होगा। तो जैसे बेटा आप अभी तो बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हो, आप कहोगे सर हम ये फॉर्मूला लिख देंगे, लेकिन बेटा मान लो आपका पेपर 2 महीने बाद 4 महीने बाद हो, तो तब तो बॉयल्स लॉ शायद भूलने का खतरा होगा ना। हाँ, लेकिन आपने खतरा पैदा नहीं करना बेटा, सोचना है क्या, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आता है तो बेटा गैस का लॉ लगेगा, और गैस का कौन सा लॉ लगेगा फिर सोचना है। क्या सोचना, देखो बेटा टेम्परेचर सेम है ना, 10 वहाँ है और 10 क्या कहता है, अगली बात कहता है टी को तो नहीं बदला इसने, तो टी नहीं बदला तो कौन सा लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ। समझ आया मैंने इन फ्यूचर के लिए कहा बेटा कि जब टेम्परेचर सेम हो तो आपने बॉयल्स लॉ लगाना है। ये P1 V1 और ये P2 V2। तो शुरू करते हैं बेटा, देखो क्या बोल सकते हो, P1 शुरू वाला प्रेशर कितना है, देखो बेटा ये रहा 20 है। शुरू वाला वॉल्यूम कितना है बेटा, इनिशियल, बोल सकते हो ये V1 बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टेम्परेचर बेटा सेम है दोनों में, आप T लिख लो इकट्ठा करके, 10 डिग्री है। अब कहता है बेटा वॉल्यूम बताना है ना, वॉल्यूम क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, V2। जब प्रेशर कितना हो गया, 5 हो गया, जब प्रेशर बदल के हो गया 5, तो बेटा लगा दो फॉर्मूला, P1 कितना हो गया 20, V1 क्या आ गया बेटा 200 ml, ml रख लो, लीटर बनाने की जरूरत नहीं, आपका आंसर ml में आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। P2 कितना है बच्चों 5, यहाँ से क्या फाइंड कर दो V2, V2 आ जाएगा यहाँ से 20 अपॉन में 200 अपॉन में 5, इसको काट पीट देना, सोल्व कर देना, ml में वॉल्यूम आ जाएगा। जो बॉयल्स लॉ पढ़ा बेटा, इसमें क्या आगे बढ़ना है कि जो बातें हमने बेटा अभी तक पढ़ी और लिखी उनको ग्राफ की भाषा में समझते हैं, उनके ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाए होंगे ना अपने मैथ में, फिजिक्स में, तो यहाँ बेटा उन बातों को, इस सारी बात को ग्राफ की फॉर्म में पढ़ना है। तो ग्राफ देखते हैं बॉयल्स लॉ के। तो बेटा ग्राफ में कोई भी नई चीज़ नहीं है, जो आपने फॉर्मूले लिखे उन्हीं का ग्राफ है बेटा। पहला फॉर्मूला ये था ना कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसको बना के यहाँ दिखा देंगे बेटा ऐसे। यहाँ ले लिया बेटा वॉल्यूम और यहाँ हो गया बच्चों प्रेशर। तो क्या बोला बेटा, देखो सीधी सी हिंदी, मतलब हम मान लो टेक्निकल बातें छोड़ दें, तो इसका मतलब है ना बेटा, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, या बेटा प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। उसको ग्राफ में बनाना है। अब ग्राफ में देखो बेटा, इस एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एरो बना रखा है, ऐसे चलते हुए प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। और बेटा ऊपर वाले एक्सिस पे ऐसे चलते हुए क्या इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम। तो आपने बॉयल्स लॉ का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, मैं एक बार बना के समझाता हूँ। इस लाइन को पकड़ लो आप, ऐसे चले बेटा तो अब क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। देखो नोट करो, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, इस लाइन के साथ आ जाओ, डिक्रीज हो रहा है ना। प्रेशर के साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे देखो वॉल्यूम डिक्रीज है ना, नीचे आ रहा है ये, लेकिन प्रेशर आगे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। तो फिजिक्स में ग्राफ पढ़ते होगे बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया होगा या पढ़ोगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने मार्कर को फेंका, या आपने किसी भी चीज़ को फेंका, पत्थर को फेंक दिया, तो मार्कर ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाके ऐसे गिरता है, ऐसे, है ना। शेप टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, फिर बेटा ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक कह रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें। ये जो पाथ बनता है बेटा, इसको फिजिक्स की भाषा में, साइंस की भाषा में बोलते हैं बेटा, ये पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक। ठीक हो गया, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। इस पैराबोलिक को उल्टा कर रखा बेटा, देखो इसको ऐसे कर दिया, घुमा दिया। ये ऐसे था ना बेटा, इसको क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया ना, इधर पकड़ के ऐसे यहाँ लगा दिया। तो बोलते हैं ये जो ग्राफ है ऐसे देखने में ना बेटा, ये हाइपरबोलिक या हाइपरबोला बनता है बेटा। ऐसे इस ग्राफ को बोलते हैं बेटा हाइपरबोलिक या हाइपरबोला। इससे याद रहेगा आपको। ये बात हो गई बेटा, इसका ग्राफ हो गया। एक छोटी सी बात और बताता हूँ इसमें। एक फॉर्मूला और लिखा था ना बेटा आपने, ये देखो अभी न्यूमेरिकल भी किया। पीवी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है ये। और कौन सी कंडीशन तक कांस्टेंट है, जब तक टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। और तो कुछ नहीं इसमें, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये भी तो नहीं कहा ना पीवी इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम या एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो अगर बेटा मान लिया एक आपने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, किसका बेटा, पीवी लिख लिया ऊपर और यहाँ क्या लिख लिया बेटा, प्रेशर। ये ध्यान से समझना है। आप नीचे से ऊपर गए तो प्रेशर इंक्रीज हुआ,
इधर गए तो बेटा क्या इंक्रीज हुआ, पीवी इंक्रीज है, इधर क्या है, प्रेशर इंक्रीज है। तो इसका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है क्या, देखो यहाँ पीवी का लेना देना है तो टेम्परेचर से लेना देना है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ग्राफ क्या आएगा बेटा, इसके पैरेलल आएगा। ये ग्राफ की भाषा होती है बच्चों कि जब भी कोई चीज़ किसी पे डिपेंड नहीं करती है तो उसका ग्राफ उसके पैरेलल आ जाएगा, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा ग्राफ की भाषा है कि ये इसके पैरेलल आ जाएगा, ये अपने आप चलता रहेगा, ये अपने आप चलता रहेगा, दोनों का आपस में कोई भी काम नहीं होगा। ये दोनों बातें समझ आई आपको? अच्छा, एक बात मैं अपनी तरफ से बेटा बता सकता हूँ। अपनी तरफ से मतलब क्या, आप भी सोच सकते हैं इन फॉर्मूलेज के बेस पे। बेटा मान लो मैंने एक ग्राफ और बनाया, ऊपर ले लिया बेटा इसकी तरह v ले लिया, और यहाँ क्या कर दिया मैंने 1/p कर दिया। ऊपर v ले लिया बेटा, यहाँ p की जगह क्या कर दिया मैंने 1/p कर दिया। आप पहले इस फॉर्मूले को भी समझ के बता सकते हैं कि सर क्या कह रहे हैं। v देखो बेटा यहाँ क्या किया मैंने 1/p लिया ना, 1/p, समझ रहे हो, तो p ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सीधे सीधे रिलेट हो गया ना इससे, p की जगह मैंने क्या पुट कर दिया वैल्यू 1/p, सीधे रिलेट हो गया ना कि अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, और अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, समझ रहे हो ना। तो ये ग्राफ कैसे आ जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन का आ जाएगा। ऐसे क्यों आ, देखो अगर 1/p देखो बेटा ये है तो v ये है, अगर 1/p इंक्रीज हुआ तो v भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। देखो ध्यान से, 1/p अगर इंक्रीज हुआ तो v भी क्या हुआ बेटा, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। कुछ समझ आ रहा है? ये किसी भी आपके बेटा इसके लिए बन गया। कोई डाउट है यहाँ तक? तो यहाँ एक ग्राफ और सोच सकते हैं आप, मैं वैसे बता रहा हूँ, यहाँ तक तो काम पूरा हो गया था। क्या सोच सकते हैं, जैसे बेटा मान लो ये ग्राफ बना आपका, ये मान लो बेटा टेम्परेचर किस पे बना है, T1 पे, ठीक है। मान लो इस ग्राफ को बेटा किसी और टेम्परेचर पे बनाना, किसी बना दो बेटा, बनना तो वैसे ही है स्ट्रेट लाइन का ही, चाहे टेम्परेचर T3 पे बना दो, चाहे ऐसे बनता रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? जैसे ये v वर्सेज 1/p का ग्राफ आया, टेम्परेचर T1 पे आ गए, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर बदल दिया बेटा तो अगला ग्राफ आ जाएगा, आएगा इस स्टाइल में, तो ऐसा बनता रहेगा। यहाँ बोलेंगे बेटा जैसे हम ऊपर बढ़ते रहेंगे ना, और T3 T4 टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती रहेगी, यानी T2 बेटा क्या होगा, टेम्परेचर T1 से ज़्यादा होगा। एक बात और जोड़ना है, बात समझ रहे हो? मान लो मैंने T3 लिखा तो बेटा टेम्परेचर क्या होगा, और वो ज़्यादा होगा। यानी कहते हैं टेम्परेचर को चेंज करना, चेंज क्या करना है, टेम्परेचर आगे हम क्या करते जाएंगे बेटा, इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये एक ग्राफ और हम उसमें जोड़ सकते हैं। अगले मुद्दे पे आते हैं बेटा। अभी आपने बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ ली, उसके फॉर्मूले बना लिए, उसके ग्राफ देख लिए। अब आपसे कोई ये पूछ ले बच्चों कि बॉयल्स लॉ को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है, आप सब बच्चे जानते हैं, बस मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ फॉर्मूला लिख करके। क्या बेटा, PV इक्वल टू, ये फॉर्मूला पढ़ा ना बॉयल्स लॉ का, क्या बच्चों, कांस्टेंट है कौन सी कंडीशन में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। PV इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपने बच्चों कभी ना कभी साइंस मैथ पढ़ते हुए डेंसिटी वर्ड सुना होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो अगर मान ले बेटा मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लिखता हूँ, ऐसे डेंसिटी मतलब कोई चीज़ कितनी हल्की है, कितनी भारी है, ऐसा पीठ टेढ़ा करके बेटा इसका सिंबल होता है, साइंस में सिंबल को रो बोलते हैं, RHO। तो डेंसिटी है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखे बेटा यहाँ वॉल्यूम है ना अपने पास, अगर वॉल्यूम निकालना हो बेटा डेंसिटी की टर्म में तो क्या लिख सकते हैं आप, मास बाई डेंसिटी लिख सकते हैं। वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा, इधर ले जाएंगे तो मास बाई डेंसिटी। इसको यहाँ रख देता हूँ एक बारी, वॉल्यूम की जगह मैंने रख दिया बेटा मास बाई डेंसिटी इक्वल टू क्या बेटा, कांस्टेंट। अच्छा इसको और थोड़ा बदल दो बेटा, P इंटू मास कांस्टेंट इंटू क्या आ जाएगा बेटा, डेंसिटी आ जाएगी। और थोड़ा बदल दो बेटा, प्रेशर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इंटू डेंसिटी अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, मास आ जाएगा। अब आप सोचें यहाँ से बेटा, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ही है ये, m मतलब मास है बेटा, कोई भी गैस है तो उसका मास भी कांस्टेंट होगा। आप कहेंगे सर कैसे कांस्टेंट है, मैंने कहा बच्चों ऑक्सीजन गैस है, तो आप सबने बेटा इतनी साइंस तो पढ़ी है। आप कहेंगे सर एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 बार है तो सर 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, इसमें तो कोई अदल बदल नहीं है। मैंने कहा बच्चों नाइट्रोजन गैस ली, तो आप कहेंगे सर 14
दूसरे एटम का 14 मास कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो यानी किसी भी गैस का बेटा मास भी क्या होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू ही है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं बेटा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, या बच्चों डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्या लिखा मैंने? अब इसको सोचते बेटा, जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, एल्टीट्यूड पे जाएंगे बेटा, पहाड़ पे जाएंगे, माउंटेन पे जाएंगे, ऊंचाई बढ़ती है, हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ने के साथ बेटा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ऊंचाई पे प्रेशर क्या हो जाता है, ये भगवान ने बना रखा है ऐसा, प्रेशर कम हो गया तो वहाँ बेटा गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, कोई भी गैस बेटा ऊंचाई पे क्या होगी, कम होगी। आप कहोगे सर होने दो, बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा वहाँ ऑक्सीजन के गैस की तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, ऑक्सीजन कम होगा। तो जो लोग माउंटेन पे जाते हैं ऑक्सीजन कम मिलेगी तो उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, उनको बेटा क्या होगा, हेडेक होगा, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए बच्चों जो माउंटेनर्स होते हैं अपने साथ क्या लेके जाते हैं, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं, है ना। कई बच्चे कहेंगे माउंटेन ड्यू लेके जाते हैं, वो नहीं, वो तो ऐड अलग चीज़ है। क्या लेके जाएंगे वो, ऑक्सीजन के सिलेंडर, ताकि जो ऑक्सीजन बेटा वहाँ जिसकी ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी कम है, जिससे हेडेक हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, वो चीज़ उनकी पूरी हो जाए। तो ये किससे स्टडी हुआ बेटा, भाई ऐसी कंडीशन आ सकती है, बॉयल्स लॉ से स्टडी हुआ, ये इसका यूज है। कोई डाउट इसमें? इसको लिखते बेटा, तो क्या बोला मैंने, एट हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बच्चों ऊंचाई, ड्यू टू प्रेशर कम होने की वजह से लो प्रेशर, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस या किसी भी गैस की बेटा कम होती है, इज लो, जो क्या करेगा बेटा, विच कॉजेज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। टू अवॉइड दिस कंडीशन माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। तो बेटा बॉयल्स लॉ के बाद अगला लॉ पढ़ते हैं। अगला लॉ है बेटा चार्ल्स लॉ। साइंटिस्ट के नाम से बेटा ये भी चार्ल्स लॉ। आपने बेटा पहले लॉ में, बॉयल्स लॉ में किसको कांस्टेंट किया था, टेम्परेचर को। यहाँ किसको कांस्टेंट करना है, प्रेशर को। आई बात समझ? आप खुद भी सोच सकते हैं बेटा, कोई गैस है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस के मॉलिक्यूल टेम्परेचर से एनर्जी गेन कर लेंगे और दूर दूर भाग जाएंगे। दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर बेटा गैस का टेम्परेचर घटा देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर घटाने से गैस के मॉलिक्यूल पास पास हो गए, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। शर्त क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो प्रेशर कंप्रेस करेगा, ज़्यादा लगाने पर कम लगाने पर गैस फैल जाएगा, उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यही चार्ल्स लॉ है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। कहने का मतलब अगर बेटा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम भी घटेगा। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है बेटा कि प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लिखते हैं डेफिनेशन, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। यानी ऐसा लिख देंगे बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो V इक्वल टू K इंटू T लिख देंगे, वही बेटा पहले की तरह ही
K इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। K क्या होगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्स्टेंट होगा, तो K हो गया बेटा इट इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगली बात, इसको और सोल्व करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, v बाई टी इक्वल टू क्या, K, या बच्चों क्या लिख सकते हैं, v बाई टी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट K, कांस्टेंट एक ही बात है। तो वॉल्यूम बाई टेम्परेचर का रेशो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कब तक कांस्टेंट होगा, जब तक प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगर प्रेशर चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो इसी को लिखेंगे बेटा, अगर प्रेशर क्या है, P1 है, तो क्या बोलेंगे बेटा, देन V1 बाई T1 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर क्या है, P1 है, तो V1 बाई T1 क्या है, कांस्टेंट है। ये मान लिया इक्वेशन 1 है बेटा। और अगर बच्चों प्रेशर क्या हो गया, बदल गया, P2 हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया, V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई, एक कांस्टेंट हो गई। ये आ गया बेटा इक्वेशन 2। ठीक है, अगर प्रेशर बदला तो ये रेशियो बदल गया, तो मैथमेटिकली बेटा इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं, इनसे क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल देंगे बेटा, V1 बाई T1 इक्वल टू क्या है, V2 बाई T2। V1 बाई T1 इक्वल टू क्या बेटा, V2 बाई T2। ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। इसके ऊपर एक बेटा क्वेश्चन करते हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर लिखो बेटा, एट 15 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस इन अ कंटेनर एज फील्ड, जो कि एक कंटेनर में भरा गया है, कितना बच्चों, वो 250 ml है। और कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, कितना प्रेशर लगाता है गैस, वो एक्सर्ट से प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, वैन जब प्रेशर क्या हो गया बेटा, जब प्रेशर कितना रहे बेटा, 10 ही रहे, तब वॉल्यूम क्या हो गया, देन वॉल्यूम बिकम्स हाफ हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, हाफ हो गया। फाइंड द, इस कंडीशन में बच्चों टेम्परेचर बताएं। मैं दोबारा स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ, नाइट्रोजन गैस बच्चों 15 डिग्री सेल्सियस पे कंटेनर में भरा गया, कितना वॉल्यूम भरा गया, 250 ml। उसने कितना प्रेशर लगाया बेटा, 10 एटमॉस्फेयर, तो उस प्रेशर को उतना ही रखा बेटा, 10 का 10, तो वॉल्यूम क्या हो गया, पहले से आधा हो गया, तो टेम्परेचर क्या हो गया, प्रेशर सेम है। ऐसा आते ही बच्चों आपने क्या दिमाग में रखना है कि यहाँ पे अपने को चार्ल्स लॉ को लगाना है। आज से कई महीने बाद भी क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट आए, तो प्रेशर सेम होने का मतलब आपने बेटा चार्ल्स लॉ लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो पहले जो बातें गिवन है लिखना। तो बेटा नाइट्रोजन गैस का शुरू में वॉल्यूम जो भरा है वो कितना है, इनिशियल वॉल्यूम 250 ml। ठीक है, कितना टेम्परेचर है उसका, T1 15 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ml में है, टेम्परेचर सेल्सियस में रख लो। प्रेशर कितना कहता है बेटा, ये कितना एक्सर्ट करता है प्रेशर, ये रहा 10 एटमॉस्फेयर। अभी बेटा प्रेशर सेम है लेकिन वॉल्यूम कितना हो गया, हाफ हो गया, यानी V2 बेटा इसका हाफ हो जाएगा 125 ml। वॉल्यूम हाफ हो गया, तो आपने बेटा क्या बतानी है, टेम्परेचर की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, टेम्परेचर की। P क्या है बेटा, इतना ही क्या है, सेम है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, क्या आ जाएगा, V1 बाई T1 इक्वल टू क्या, V2 बाई T2। V1 हो गया बच्चों 250 ml, T1 हो गया बच्चों 15, वॉल्यूम ml में है तो टेम्परेचर आप सेल्सियस में लेके चल सकते हैं। वॉल्यूम बेटा हाफ हो गया 125,
तो T2 फाइंड करना है। तो T2 को एक साइड कर लो, क्या आ जाएगी वैल्यू 125 इंटू 15, इधर चला जाएगा बेटा ये 250 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, आ जाएगा बेटा 7.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से बेटा हम इसके न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। अब बच्चों जो ये चार्ल्स लॉ है, ठीक है, इसको बेटा ग्राफ की उससे समझते हैं। ग्राफिकली इस चार्ल्स लॉ की बात को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है उसको एक बार समझते हैं। इसके ग्राफ्स देखते हैं। तो बोला बच्चों वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ग्राफ में बच्चों क्या किया, ऊपर वाले एक्सिस में ऐसे ऊपर बढ़ेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इधर बेटा लेफ्ट टू राइट क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ऐसा ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का आएगा। देखें जैसे ये टेम्परेचर है तो बेटा ये वॉल्यूम है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो देखें वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम भी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम भी इंक्रीज। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आया। और देखते बेटा चाहे ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ आप अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू के लिए भी ऑब्जर्व करेंगे तो भी क्या आएगा, सेम आएगा। मान लिया टेम्परेचर T1 पे लिया तो भी स्ट्रेट लाइन है बेटा, T2 पे लिया तो भी स्ट्रेट लाइन है, T3 पे लिया तो भी क्या बेटा स्ट्रेट लाइन है। ऐसे सेम रहेगा। टेम्परेचर ऐसे बेटा क्या होता रहेगा, इनमें इंक्रीज होता रहेगा। तो ऐसे हम ग्राफिकली बच्चों चार्ल्स लॉ को देख सकते हैं। बेटा चार्ल्स लॉ की एक डेफिनेशन और है, वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। तो दूसरी डेफिनेशन भी बेटा ये वॉल्यूम टेम्परेचर की बात है, लेकिन जस्ट वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। तो क्या है डेफिनेशन वो बताता हूँ। चार्ल्स लॉ ने कहा वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। किसी भी गिवन मास के गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है या बेटा डिक्रीज होता है, कितनी वैल्यू से, 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम विद एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर को बढ़ा देंगे 1 डिग्री से तो बेटा वॉल्यूम अपने ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/273 पार्ट से इंक्रीज हो जाएगा। और अगर बेटा वॉल्यूम को घटा देंगे तो अगर टेम्परेचर को घटा देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो गैस का वॉल्यूम अपने ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/273 पार्ट से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात वही है बेटा, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का इंक्रीज है, टेम्परेचर डिक्रीज के साथ वॉल्यूम का डिक्रीज है, लेकिन उसको एक ऑब्जर्वेशन के रूप में इसमें बता दिया गया है। तो लिखते हैं इसकी भी डेफिनेशन। ये पहली शर्त तो है बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा या क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। कैसे, बाई 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का। कैसे, विद एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर, विद एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। मान लिया बेटा एक स्टेटमेंट को देखते हैं, T डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं। तो वॉल्यूम देखना बेटा, विद T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम का इंक्रीज है बेटा प्लस का साइन ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम 2/73। देखो टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया तो ये इनिशियल वॉल्यूम है बेटा, इनिशियल वॉल्यूम में इंक्रीज है, प्लस का साइन लगाया, अपने इनिशियल वॉल्यूम का कितना, इनिशियल वॉल्यूम का 1/273, तो ये लिख दिया बेटा। इंक्रीज और डिक्रीज होगा विद एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। क्या बोला मैंने बेटा, तो कितने डिग्री से टेम्परेचर राइज हुआ, T डिग्री सेल्सियस से। T
T डिग्री सेल्सियस से राइज हुआ तो V नोट इनिशियल, इंक्रीज का प्लस का साइन, इनिशियल का 1/273 विद एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो कितने डिग्री से? T डिग्री से। ये कर दिया बेटा। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों? V नोट, तो 1 प्लस ये ऊपर आ जाएगा बेटा T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273। ठीक है, इसको और सोल्व करते हैं। वॉल्यूम विद इंक्रीज इन T डिग्री इन सेल्सियस टेम्परेचर क्या आ गया बेटा? इनिशियल वॉल्यूम, अब यहाँ से समझेंगे, ये बेटा 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस अपॉन में क्या आ जाएगा? 273 डिग्री, ये आ गया। तो वॉल्यूम विद इंक्रीज इन T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू V नोट। टेम्परेचर इन सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? ये टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा। ये बन गया टेम्परेचर इन केल्विन अपॉन में 273। तो बच्चों ये ऐसे ऐसे दो फॉर्मूले आ जाएंगे कि अगर T डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को राइज करेंगे तो वॉल्यूम क्या राइज होगा, कितना इंक्रीज होगा, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और बताता हूँ बेटा। मान लो अपनी तरफ से हमने मान लिया टेम्परेचर की वैल्यू है -273 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। यह -273 है तो बेटा केल्विन कितना हो जाएगा? 0 प्लस 273 ऐड करेंगे, 0 केल्विन है। ओके नहीं है ये, ओके टाटा नहीं, ट्रक के पीछे लिखा होता, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे, वो नहीं है ओके टाटा, ये 0 केल्विन रखो बेटा। यहाँ -273 रखेंगे बेटा, ये 0 हो जाएगा, 0 को इससे डिवाइड करोगे सारा 0 हो जाएगा। यहाँ 0 केल्विन रखोगे मल्टीप्लाई होगा 0, इससे डिवाइड करोगे 0। तो बेटा -273 डिग्री सेल्सियस रख दें या 0 केल्विन अगर रख दें तो यहाँ पे बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? किसी भी गैस का 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है ना -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, ये एक लोवेस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल मतलब माना हुआ लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जहाँ पे ऐसा मानते हैं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या आ जाता है बच्चों? 0 हो जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ये एक लोवेस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल माना हुआ टेम्परेचर है जहाँ पे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? 0 हो जाता है। एक्चुअल में गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ही, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, ये बात लिखना। तो एक नई डेफिनेशन बच्चों यहाँ से बनी, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। क्या बोला मैंने यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। नई डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, द लोवेस्ट, कम से कम है ना, लोवेस्ट -273 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना कम है, लद्दाख में -50 हो जाए, -40 हो जाए तो वही टेम्परेचर बहुत लो होता है, -273 है। तो द लोवेस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल माना हुआ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन एट विच वॉल्यूम ऑफ ए गैस का वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज, ऐसा मान लेते हैं बच्चों क्या है? एज्यूम टू बी 0। क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, उसका नाम हो जाएगा बेटा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ये एक नई डेफिनेशन यहाँ तक आ गई।